अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम फैसल शकील है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम सब। नाजरीन, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के हवाले से ये शो किया जा रहा है। मुल्क के अंदर जब हालात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों, मामूल के मुताबिक ना हो, तो कवानीन भी गैर मामूली बनाए जाते हैं। गैर मामूली कवानीन से होता ये है कि आपकी और हमारी जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उस पर बहुत असर पड़ता है। अगर किसी को पकड़ लिया जाए तो कहा जा रहा है 90 दिन के लिए बगैर बताए उस शख्स को हिरासत में रखा जा सकेगा। अजनबी कम्बैटेंट या लड़ने वाला कौन होगा, स्पेशल अदालतें बनाई जाएंगी और जो शख्स रखा गया है हिरासत में उसको कब रसाई मिलेगी अपने वकील तक, ताकि वो कानूनी काराजोई कर सके। ये तमाम सवालात हैं जो डिबेट करने वाले हैं और आज इनको डिबेट करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। मलिक मोहम्मद रफीक रिजवाना साहब हैं, सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। साथ उनके तशरीफ रखती हैं आमना मसूद जंजवा साहिबा, चेयरपर्सन है डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। साथ साथ लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं हिना जिलानी साहिबा, वाइस प्रेसिडेंट हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। हमें ज्वाइन करेंगे शौकत बसरा साहब भी थोड़ी देर में, और साथ साथ हमें कराची स्टूडियो से गुल फराज खान खटक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर राब्ता कमेटी MQM। रिजवाना साहब जी, क्या जरूरत पेश आई हमें उन कवानीन से, हमें उन बुनियादी जो असूल थे हमारे जूरिस्प्रूडेंस के, कानून के, उनको बदलने की? 24 घंटे तक तो आप किसी को गैर कानूनी हिरासत में नहीं रख सकते, आपको अदालत के सामने पेश करना होता है। यहां पे 90 दिन। थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, आपने पहले ही एट द वेरी आउटसेट आपने कहा कि बदलते हुए हालात के मुताबिक बदलते हुए कवानीन आते हैं। ये 24 घंटे की जो हरासत और उसके बाद मजिस्ट्रेट के पेश करने वाली बात है, ये पुरानी एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है, ज़ाब्ता फौजदारी में है। ये जो ऑर्डिनेंस है और उसकी फिर तरमीम है, इसको जितनी पाकिस्तान में जिस अरसे से दहशत गर्दी हो रही है और जिस तनाजर में और जिस हिसाब से बढ़ चुकी है, लोगों का अमन गारत है, मुल्क की इकॉनमी कहाँ तक चली गई, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह के भी ये वाक़यात हो रहे हैं सबके सामने हैं। तो जो 24 घंटे वाली हिरासत वाला कानून था, मेरी नज़र में वो इतना अब इफ़ेक्टिव नहीं रहा इन लोगों के लिए। दैट इज़ इफ़ेक्टिव अगेंस्ट द नॉर्मल क्रिमिनल जो मुल्क के कवानीन के मुताबिक जराइम होते हैं। ये हालात ऐसे हैं कि इनके लिए मखसूस तरीक़ाकार के लिए मखसूस कानून बनाना पड़ा, उसमें तब्दीली लानी पड़ी, क्योंकि 90 दिन के अंदर उसको इंटेरोगेट करना बहुत ज़रूरी है, जो भी वो करेंगे। अब दूसरी बात ये है कि ये जो कानून बना है, ये जो तरमीम आई है तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस की, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करना अच्छी बात है, ठीक है, मगर इसके साथ साथ इस चीज़ से भी नज़र नहीं चुराई जा सकती कि किन हालात में यह कानून बनाया गया। पहले वो हालात देखें और इसको खुदा न खास्ता इस तरह से ओवर स्ट्रेच या स्ट्रेच करें फौरी तौर पे कि इसमें बेगुनाह बंदे भी आ जाएंगे, तो आई डाउट। लेट इट बी इम्प्लीमेंटेड, लेट इट बी प्रैक्टिस्ड, कोर्ट शुड बी एस्टैब्लिश। उसके बाद अदालतें भी हैं, उसके बाद बड़ी अदालतें भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी अदालतें देखेंगी कि इसका यूज ठीक हो रहा है या मिस यूज हो रहा है। ठीक है, आपने अच्छी बात की। हमारे कानून में, हमारे आइन में खास तौर पर एक फर्द वाहिद के लिए प्रोटेक्शन ग्रांट की गई है। हिना जिलानी साहिबा तशरीफ रखती हैं, कानून दान भी हैं। रिजवाना साहब जो कह रहे हैं, आप उससे इत्तफाक करती हैं? देखिए, जहाँ तक के सिचुएशन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का की बात है, तो वो तो मैं मानती हूँ, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज नहीं हुई, ये बड़े अरसे से हुई है। और ये इस लेवल को इसलिए नहीं पहुंची कि कवानीन मौजूद नहीं थे, कवानीन के बावजूद ये पहुंची है, और इसका ताल्लुक कानून से नहीं है। दूसरा, मैं राजवाड़ा साहब के लिए और बाकी अपने जो सुनने वाले हैं उनके लिए ये भी बयान कर दूं कि कानून की बालादस्ती इस बात से नावाकिफ नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस अराइज करती हैं, और एक लिमिटेशंस का सिस्टम एस्टेब्लिश किया है इंसानी हकूक के कवानीन ने, जो कि एक ऐसी सिचुएशंस से डील करने के लिए बहुत सफिशिएंट है और इनफ है। आप पहले तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को सिर्फ ज़बानी बयान न करें,
اس کے لیے ہماری آئین میں بھی اور انٹرنیشنل لا میں بھی ایک ضرورت ہے، ایک آبلیگیشن ہے کہ آپ ڈکلیئر کریں. ایمرجنسی ہے اگر تو آپ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، اور اس ایمرجنسی کے ڈکلیئر کرنے کے بعد ایک ریزنیبل حد تک پروپورشنٹ اور اس کے صحیح وجوہات بیان کرنے کے بعد آپ کچھ حقوق کو آپ لمٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو یہ آرڈیننس ہے، یہ صرف رجوارہ صاحب نے کہا کہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی ابھی سے کہ انوسینٹ پیپل انوالو ہو جائیں گے، یہ بات نہیں ہے. آپ نے کلنگز، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، کلینڈسٹین ڈیٹینشن سینٹرز، آپ نے ٹارچر کے لیے انوائرمنٹ جو ہے اس کو مزید تقویت دی ہے. یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور کسی قانون کے تحت یہ ایز این انٹرم میجر یا ایمرجنسی میجر بھی نہیں ہوتی، اس لیے کیونکہ یہ ایسے حقوق ہیں جن کو کسی وقت پر کسی سرکمسٹانس میں سلب نہیں کیا. بنیادی حقوق ہیں آپ کے. گلفراز خان خٹک صاحب موجود ہیں کراچی میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں، اب میں ایک منٹ ایک بات اپنی کمپلیٹ کر لوں کہ آپ ضرور ٹیررزم سے لڑیں، سب کی آپ کے لیے ایک سپورٹ ہوگی. رجوارہ صاحب سے یہ کہہ رہی ہوں، پارلیمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی، اگر آپ قانون کے تحت اور دائرے میں رہ کر اور انسانی حقوق کی پاسداری کر کر یہ کام کریں، اور یہ ہو سکتا ہے. ہم نے بہت سی ریکمنڈیشنز دی ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جو آپ کر سکتے ہیں انسانی حقوق کے دائرے میں رہ کر. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کل کو یہی ٹیررسٹ یہ کہیں کہ ہم انجسٹس کا شکار ہوئے ہیں اور اس بنیاد پر ویکن کریں لوگوں کی پبلک ریزالو جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں. ٹھیک جی. گلفراز خان خٹک صاحب ہمارے ساتھ ایم کیو ایم سے کراچی میں موجود ہیں. خٹک صاحب، بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ملک کے اندر دہشت گردی کی لہر کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن قوانین تو ایسے بنائے جائیں جس سے آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں جو ایک عام شہری کو گارنٹی کیے گئے ہیں وہ نہ چھین لیے جائیں. کیا کہتے ہیں آپ، سپورٹ کر رہے ہیں اس کو؟ کراچی کے اندر بڑا آپریشن چل رہا ہے. شکیل صاحب، ہم اس کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں اور ہم اس کو اپوز کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ آج تک ہمارے جو قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، وہ ان حالات کا ادراک ہی نہیں رکھتی، اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے عوام کے آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے. وہ آج بھی ان حالات کی جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ان کو شائبہ تک نہیں ہوتا کہ وہ ان کو ان حالات کا احساس ہے. آپ نے جو امینڈمنٹ کی بات کی، جو آرڈیننس کی بات کی، تو یہ انہوں نے ایک ایسا واویلا مچا دیا کہ یہ کوئی ہم ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے ماضی میں نہیں ہوا تھا، یا ایسے کوئی قوانین موجود نہیں تھے، یا عدلیہ کا کوئی کردار نہیں تھا. یہ ہمارے ساتھ آلریڈی جو ہے 1997 کا جو آرڈیننس موجود ہے، اور جس کے تحت جو ہے خصوصی عدالتیں کام کر رہی ہے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی آپ غالباً بات کر رہے ہیں. جی، میں اس کی بات کروں، اور میں آپ کو، اگر آپ کے پاس اس کی کاپی موجود ہے تو میں آپ کو ذرا اس کی تعریف بتا دوں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو قیادت ہے وہ کتنی جو ہے ان حالات سے جو ہے وہ کا ادراک رکھتی ہے کہ جس کے لیے انہوں نے قانون سازی کی ہے. انہوں نے جو تعریف کی ہے کہ the government are where the provisions of section 4 have been invoked, the armed forces or several armed forces as the case may be subject to the specific or general order of the government in this regard for period not exceeding 3 months, and after recording reason thereof issue order for the preventive detention of any person who has been concerned in any offense under this act relating to the security or defense of Pakistan, or part thereof for public order relating to target killing, kidnapping for ransom and extortion, batta or the maintenance of supplies or services. تو اس جو تعریف بتائی گئی ہے اس میں یہ کہاں بتایا گیا ہے کہ جو 10 سال سے آپ کے آئین کو نہیں مان رہے ہیں، آپ کے جو ہے آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے اوپر تواتر سے حملے کر رہے ہیں،
آپ کے اعلیٰ فوجی افسران کے گردنیں جو ہے کاٹ رہے ہیں، آپ کے مدارس کو تباہ کر رہے ہیں، آپ کے مساجد پر حملہ کر رہے ہیں، آپ کے امامگارگاہوں پر حملہ کر رہے ہیں، آپ کے چرچز پر حملہ کر رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کی تعریف کہاں آتی ہے؟ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ان چیزوں کا ادراک ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس بات کا جواب ہم رفیق رجوانہ صاحب سے لیں گے وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے اس قانون میں کیا رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، بات کریں تحفظ پاکستان ترمیمی آرڈیننس کی۔ لاپتہ افراد کے کیسز سپریم کورٹ میں بھی چل رہے ہیں اور جسٹس جاوید اقبال ریٹائرڈ صاحب جو کمیشن بنا ہوا ہے اس میں بھی چل رہے ہیں۔ تو اب یہ سکوئر ون پر آپ واپس آ گئے ہیں کیونکہ اب تو توجیہ پیش کی جائے گی کہ آرڈیننس آ گیا ہے، 90 دن کی حراست دوبارہ سے ریگولیٹ ہو گئی ہے ان افراد کی جو لاپتہ ہیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو 10 دسمبر کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے جو آرڈر پاس کیا تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ اس میں ایک تو ایگزیکٹو پرائم منسٹر KP کے چیف منسٹر گورنر کو نامزد کیا تھا کہ یہ ذمہ دار ہیں جبری گمشدگی کے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جبری گمشدگی کو ختم کرنے کے لیے پالیسی لائی جائے، بل لایا جائے، قانون سازی کی جائے۔ یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہ اس کو جائز قرار دینے کے لیے پالیسی لائی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے اس میں اور جو آرڈر پاس کیا گیا تھا جو ہمیں چاہیے تھا۔ 18 کروڑ عوام کو آپ اس چیز کی سزا نہ دیں، ان کے ہیومن رائٹس کی وائلیٹ کیے جائیں گے، ان کو کسی بھی ان 3 چیزوں میں جو اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے، اینیمی کمبیٹنٹ، اینیمی ایلین یا کوئی اور جو بھی گرفتار کیا جائے گا اس کو آپ سیکریسی میں بھی رکھیں گے، وہی چیز جو کہ پہلے بھی ہو رہی ہے۔ ان کے ڈیٹینشن سینٹرز بھی سیکریٹ لوکیشنز پہ ہوں گے، وہ نہیں بتایا جائے گا، انفارمیشن ڈائیورج نہیں کی جائے گی، یعنی کہ دے ول ہیو دیئر اون اپر ہینڈ، جس طرح چل رہا ہے اس طرح ہی چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور ایمنیسٹی بھی مل گئی، یعنی ان کو اکاؤنٹیبل بھی نہیں کیا جائے گا، جو بھی یہ سیکیورٹی فورسز اگر غیر قانونی حراست نکلے ثابت ہو کرتی رہی ہیں ان کو کہیں بھی اکاؤنٹیبل نہیں کیا جائے گا انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے۔ ٹھیک ہے رجوانہ صاحب، ابھی جو بات ہو رہی تھی ہماری ہنا جیلانی صاحبہ سے، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو بنیادی حقوق ہیں اس سے بھی متصادم ہے۔ آرٹیکل 10A کہاں جائے گا جو حال ہی میں پارلیمنٹ نے ترمیم کی ہے، جس میں کہا ہے ہر شخص کو ڈیو پروسیس آف لا ملے گا، اور جہاں تک ہم نے پڑھا دیکھا عدالتوں میں ڈیو پروسیس تو وہی ہے، بیک ٹو دا بیسکس۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا ہیز ٹو بی فالوڈ، ٹھیک ہے، یہ لا ہے جو بنا ہے، ٹھیک ہے، بدلتے ہوئے تقاضے بھی ہیں، جسٹیفائی بھی کیا انہوں نے اس آرڈیننس میں، اور اس سے پہلے جو بیسک آرڈیننس ہے، یہ تو امینڈنگ آرڈیننس ہے نا، آرڈیننس 9/2013، اب یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اس کے آپ آبجیکٹ کو پڑھ لیں، 4 لائنیں ہیں، کہیں تو میں ناظرین کی اطلاع کے لیے بھی پڑھ لوں، کس لیے بالکل بالکل آپ بتا دیں اس کا مطلب یہی ہے کہ whereas it is expedient to provide for protection against waging of war against Pakistan, prevention of acts threatening the security of Pakistan, ٹھیک ہے جی، and for speedy trial of the offences falling in the schedule annexed to the ordinance and for matters connected therewith or incidental thereto۔ اگلا پیرا بڑا امپورٹنٹ ہے، ذرا میری یہ گزارش غور سے سنیے گا۔ Now therefore in exercise of the powers conferred by so and so، ابھی ایک میں پڑھ رہا تھا، ایک صفحہ رہ گیا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے ڈائریکشن دی تھی کہ آپ کوئی لیجسلیشن کریں۔ اب گزارش یہ ہے کہ ان حالات کے مطابق بنیادی حقوق کی بات اپنی جگہ پہ ہے، اس قانون کو اگر پھر کہوں گا کہ اگر کھینچ کے 18 کروڑ عوام کی طرف لایا جائے کہ ان کے تو تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لاپتہ افراد کا کیس سپریم کورٹ میں ہے، میرے خیال میں سپریم کورٹ کی جو پرانی ڈائریکشنز ہیں دو شوڈ بی کمپلائڈ وتھ۔ اب یہ عدالت نے دیکھنا ہے کہ کیا اس قانون کا
ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर कि जो उन्होंने कहा था कि लापता अफराद आप हमें पेश करें. द मैटर इज बिटवीन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बात की. हिना जिलानी साहिबा से जरा मैं थोड़ा सा इस पे राय लेना चाह रहा हूं. रिजवाना साहब कह रहे हैं 18 करोड़ अवाम के तहफ्फुज के लिए जारी किया गया है. अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है हिना जिलानी साहिबा, किन किन बुनियादों पर सवालात उठाए जा सकते हैं? ये जो कानून जिसकी हम इस वक्त बहस जिस पे ये स्टेट की पावर और कंट्रोल को तो एनहांस करता है, लेकिन मुझे कोई प्रूव कर दे कि इसमें ऐसी कोई चीज है जो स्टेट की ड्यूटी टू प्रोटेक्ट को एनहांस करती है, तो मैं अपनी एतराजात वापस ले लूंगी. यानी जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस की बात करते हैं तो आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स कानून के तहत भी देते हैं और कानून की बालादस्ती को मद्देनजर रखते हुए भी देते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ ओवरसाइट भी देते हैं. मुझे दिखाएं यहाँ कहाँ इन्होंने ओवरसाइट की बात की है, कि कौन देख रहा होगा कि लॉ एनफोर्समेंट को जो पावर दिया आपने टू शूट, और ये सब्जेक्टिव डिसीजन करने की कि फलाना जो है वो ऐसा काम करने वाला है जो कि शक की बुनियाद पर, और उसको मैं शूट कर दूं, ओवरसाइट है. आपने ओवरसाइट नहीं शक की बुनियाद पर भी, लेकिन आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दे दी ना उसको. लेकिन जो ओवरसाइट है उसमें तो आपने कहीं भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लिए कि अच्छा अगर हम इनको ये पावर देते हैं तो वी विल मेक श्योर कि ये ओवरसाइट मेजर्स होंगे इनके ऊपर. अगर एक गोली भी किसी बंदूक से चली है तो उसको जस्टिफाई किसके सामने करना है और उसकी अकाउंटेबिलिटी किसको करनी है. यानी ये बातें करने की हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हम ये कानून ला रहे हैं. कहने को आप कुछ भी कह लें, सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर ये जाएगा तो हमारे पास इनफ मवाद है टू शो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से और आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो इंटरनेशनल ट्रीटीज के तहत आप पर बाइंडिंग हैं वो भी आप पूरी नहीं कर रहे हैं. आपको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है टू टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, आर्बिट्री ये राइट टू लाइफ और प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर, जो आप कर ही नहीं सकते खत्म. ड्यू प्रोसेस को आप खत्म कर ही नहीं सकते. तो आप क्या बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कहां से करेगा. और दूसरा, रूल ऑफ लॉ जो है वो किसी कानून के बना देने से वो कानून रूल ऑफ लॉ का हिस्सा नहीं हो जाता. जो चीज रूल ऑफ लॉ को डिस्ट्रॉय करती है वो रूल ऑफ लॉ का हिस्सा नहीं होता. इसीलिए ये प्रोविजन रखी जाती है कि ऐसे कवानीन को स्ट्राइक डाउन किया जा सके. ठीक. अब शौकत बसरा साहब लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हम बात करेंगे उनसे. बसरा साहब, पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है इस कानून को लेकर? आप अपोज करने जा रहे हैं, सपोर्ट करने जा रहे हैं, किधर जाएंगे? फैसल, मेरे ख्याल में रफीक रिजवाना जैसे सीनियर कानूनदान से इस काले कानून को डिफेंड करना मेरे लिए तो एक धचके से कम नहीं है. हिना जिलानी साहबा, अल्लाह आपको सेहत दे. तमाम बात को मैं एंडोर्स करता हूं. देखें, गुजारिश मेरी सुन लें. गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि आज पाकिस्तान के अंदर बड़े गैर मामूली हालात हैं, और इन जंगी हालात में जो हालात तकाजा करते हैं वो गैर मामूली इक़दाम का ही तकाजा करते हैं. लेकिन अगर आप ऐसी कानून साजी करें जो आइन से मुतसादम हो, जो आइन आपको इंटेक्ट किए हुए है, जिस आइन की वजह से आज तमाम इदारे काम कर रहे हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून होगा. देखिए, सबसे पहली बात जो मैं इसको काला कानून क्यों कहता हूं, आपको याद है कि आपने पुलिस को, इसकी शिक नंबर 1 जो है कि पुलिस को और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को यह इख्तियार दे दिया कि अगर आपको ये शक हो कि शौकत बसरा जो है ये तकरीब कारी करने जा रहा है, या इस पे कोई शक है कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगा, शक, तो आप इसके ऊपर गोली चला दें. नंबर 1. नंबर 2, आपने बिल्कुल, उन्होंने सही कहा हिना जिलानी साहबा ने, मुझे तो शक यह है कि जो लोग इनके पास अंडर डिटेंशन थे एजेंसीज के पास, आपने एक अनलिमिटेड इख्तियार दे दिया कि ये जो लोग आपके पास अरेस्ट है उनकी डिटेंशन आपके पास 10 साल बंद रहे हैं, आप उनको लीगलाइज कर दें. तो भाई मुझे बताइए, फिर आपको वो कानून भी चेंज करना पड़ेगा जिसके ताबे अगर आप मुलजिम को अरेस्ट करते हैं तो 14 दिन के बाद आपको रिमांड के लिए पेश करना होता है. और फिर तीसरी बात, देखिए, मैं एक कानून का भी इतना तालिब इल्म हूं और तारीख का भी छोटा. 24 घंटे में गिरफ्तारी के बाद पेश करना होता है जी, फिर अदालत रिमांड देती है उसके बाद 24 घंटे के बाद. लेकिन 14 दिन से ज्यादा रिमांड में भी उसको नहीं रख सकते पुलिस कस्टडी में. देखिए, तारीख का सबक यह है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता और तारीख अपने आप को दोहराती है. आपको याद होगा कि मियां साहब ने माजी के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पूरी कौम को अपोज किया. हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया. और अगर वही
फौजी अदालतें रहती तो जब मियां साहब का हाईजैकिंग का केस आया तो सबसे पहले मियां साहब को सजाए मौत में उसके ऊपर लटकाया जाता। लेकिन मियां साहब ने बाद में कहा, उनकी किताब में लिखा हुआ है कि वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और आप तीसरी बात एक और ले लीजिए, अभी आर्टिकल 10A है जो 18वीं तरमीम के बाद डाला गया है आइन के अंदर, हर मुल्जिम को फेयर ट्रायल का राइट होना चाहिए। भाई इसमें इन्होंने जो सबसे बड़ी मजाक खेज बात की है वो ये की है फैसल कि गवाहान जो होंगे, जो इस्तगासा पेश करेगा, जो प्रोसिक्यूशन पेश करेगी, वो सफिशिएंट है। मुल्जिम को ये हक भी नहीं होगा कि वो अपनी सफाई के लिए गवाहान पेश कर सके। तो मेरा ख्याल में हुक्मरानों को ये किसी तौर पे भी इस कानून की, देखिए सिंध के अंदर कल पूरा सिंध बंद था। ठीक है, मुझे बसा साहब मुझे ब्रेक पर जाना है जी। मैं ब्रेक से बात आएंगे तो गुलफराज खान खटक साहब से पूछेंगे, काला कानून वो भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कह रहे हैं, कोई कानूनी काराजोई करने जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, बात कर रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तरमीमी ऑर्डिनेंस की। हमारे साथ गुलफराज खान खटक साहब MQM से तशरीफ फरमाए कराची में। ये बताइएगा, आप कोई कानूनी काराजोई करने जा रहे हैं इस कानून के हवाले से? आप इसको काला कानून कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी अपोज कर रही है। शकील साहब, हम इसको बिल्कुल हमने पॉलिटिकली तौर पर भी अपोज किया है और हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा है कि हम इसके तमाम पहलू का जायजा लेंगे और हम देखेंगे कि ये कहाँ पर जो है आइन और कानून से मुतसादिम है। तो मेरे ख्याल से अब हमें अदलिया ने जब इसका एक्शन ले लिया है और जिस तरीके से आपके जो माहिरीन आपने कानून के जो बिठाए, उन्होंने जिस खूबसूरत अंदाज में इसकी खामियों को उजागर किया है, तो मेरे ख्याल से अब इसमें कोई इबहाम नहीं रहना चाहिए कि किस तरीके से जो है ये बुनियादी हुकूक को सलब करता है और किस तरीके से वो जो जिनके जो जिस मकसद के लिए अगर ये ला रहे हैं कि हम जिहादी तंजीमों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकेंगे, तो उनके साथ तो ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनके साथ तो ये नेगोशिएशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो ये FIR तक लॉन्च करने से गुरेजा हैं। तो इससे अगर ये कहा जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकली जो रिवाइवल है उनके मुखालफिन है उनको जो है उनके खिलाफ इनको लागू किया जाएगा, उनको सताया जाएगा, उनको जो है गैर कानूनी तौर पर जो है हिरासत रखा जाएगा, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, ये मकासद तो हो सकते हैं ये हासिल कर सके। लेकिन जिस हालात से ये मुल्क गुजर रहा है, आज रियासत जो है की अहमियत जो है दाव पे लग चुकी है और ये जो है इस तरीके के कवानीन ला के जो है उनको मजीद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारे जो तमाम पार्टिसिपेंट्स हैं यक जुबान अपोज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि they have a right, they can oppose it, they have a right। आप इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे उनकी सजेशंस? बात यह है कि सजेशन उनकी बजा है, मगर बाज़ जगह पे आई बेग टू डिसएग्री। यानी कि इस कानून को, ऑर्डिनेंस को समझ लिया गया, अभी खटक साहब फरमा रहे थे जी, उन्होंने ये समझ लिया कि शायद ये सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए अब मामलात कहाँ के कहाँ चले गए। अब सियासी मुखालफों को इस तरह से नहीं घेरा जा सकता और ना ही वो अब आदत रही है। अब बात यह है कि अभी बात हो रही थी कि जी प्रिवेंटिव डिटेंशन की भी, तो अभी मैं ये पढ़ रहा था तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट आई है उसके बाद आगे प्रोवाइजो किसी ने नहीं पढ़ा। ठीक है, वो प्रोवाइजो मैं पढ़ देता हूँ नाज़रीन, आप हमें बता दें कि उसमें क्या गया है। मैं बता देता हूँ। ये अब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि कितने अरसा आप रख सकते हैं और कौन रख सकता है फेडरल गवर्नमेंट के हुक्म के बाद, प्रोवाइडेड दैट दी detention of such person shall be in accordance with the provisions of Article 10 of the Constitution। ठीक है, हाँ ये मगर इसमें ना ये एक के बारे में कहा अच्छा वो बहरहाल मैं लेट मी कंप्लीट इट, वो आप यू हैव राइट टू रिप्लाई टू इट। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र है। अब बात ये है, जाए भले अदालत में जाएं, बड़े शौक से जाएं, वहाँ चैलेंज करें, वहाँ अदालत जो भी फैसला करती है उसके मुताबिक हो सकता है मजीद तरामीम की जाए। एक ऐसा एप्रीहेंशन शो किया जा रहा है जिससे अब इसी ऑर्डिनेंस में आप अपनी सजेशन दें। इसको आप इस तरह से अगर कंडेम करेंगे, इसको काला कानून कहेंगे, इसको कहेंगे सियासी मुखालफिन के खिलाफ, गुंजाइश तो मौजूद है हर जगह इस्लाह की गुंजाइश मौजूद होती है, मगर उसको उस इस्लाह की गुंजाइश को इस तरह इंटरप्रेट मत करें, इस तरह मिस इंटरप्रेट मत करें कि ये जी सियासी मुखालफिन पे इस्तेमाल होगा। अस्तगफार, ये मैं हैरान हूं कि किस तरह की सोच हम कर रहे हैं। दे शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड दे शुड सजेस्ट कि हियर दिस इज रॉन्ग, हम ये अपनी सजेशन देते हैं।
मैं We will इसमें welcome हम it. अपनी सजेशन तो आप ये तो फिर पार्लियामेंट बिल बनाती ना जी, ऑर्डिनेंस। दिस सेशन इज नॉट ऑन, पार्लियामेंट में जाना है इसने। ठीक है, आमना साहब आप कह रही थी आर्टिकल 10 के हवाले से वजाहत जी करना हाँ, चाह रही। बिल्कुल मैं ये कहना चाह रही थी कि आर्टिकल 10 की जो उसकी जो गुड पॉइंट्स हैं वो हर एक के ऊपर यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो शायद किसी को भी ना मिले इन 18 करोड़ आवाम में से। इसमें ये भी कहा गया है कि देखें, कुछ को कहा एलियन, मेरी बात 18 करोड़ आवाम के लिए नहीं बना, मैं वजाहत कर दूं। हाँ, मगर ये इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा, 18 करोड़ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। देखिए इसमें ये भी कहा है कि एलियन एनिमी होगा, एलियन कॉम्बैटेंट। तो इसमें अब आप किसी के खिलाफ अगर कुछ करना चाहेंगे जिनको आपने पहले से रखा हुआ है, सपोज कोई मिसिंग पर्सन है, पहले से आपने उसे रखा हुआ है, अब आप उसको इसमें एक जो अमेंडमेंट का सेक्शन 9 है, 6 पॉइंट है कि द स्पेशल कोर्ट में ऑल्सो डिप्राइव द ऑफेंडर ऑफ इट्स सिटीजनशिप। आप किसी की भी सिटीजनशिप वो तो सबूत मौजूद होगा तो अदालत करेगी ना उसका सिटीजनशिप खत्म। अदालत कौन सी अदालत? स्पेशल कोर्ट करेगी। स्पेशल कोर्ट जो उसमें जज ही बैठा होगा ना। मैं हिना साहिबा को जरा इन्वॉल्व कर लूं। कोर्ट भी जो है उसमें भी एक्सक्लूजन ऑफ पब्लिक होगी, वो पब्लिक के सामने ही नहीं होना चाहिए। अच्छा हिना साहिबा, जहाँ पे डिबेट जो चल पड़ी है वो ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द जो लोग हैं उनके लिए कानून बनाया गया है, आम लोगों का इससे ताल्लुक नहीं है। आमना साहिबा का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। आप डिस्टिंक्शन इसमें नजर आती है आपको? देखिए, मैं पहली बात तो एक ये करना चाह रही हूँ कि कवानीन से टेररिज्म कॉम्बैट नहीं होती, पॉलिटिकल विल से होती है। आपके पास कवानीन पहले भी मौजूद थे और अब भी आप ऐसे कवानीन बना रहे हैं जो शायद पॉलिटिकल विल आपकी नहीं है तो आपके किसी काम नहीं आएगी। जो खदशात एक्सप्रेस किए जा रहे हैं कि इनका मिसयूज या अब्यूज हो सकता है वो दुरुस्त है, लेकिन मेरा खदशा सिर्फ मिसयूज पर नहीं है, मेरा यूज पर भी है। मैं ये समझती हूँ कि ये अप्लाई करना ऐसे लोगों पर भी जो वाकई शायद टेररिस्ट हों, ये गलत है। इसलिए क्योंकि एक तो हम अपने कानून की बालादस्ती को डिस्ट्रॉय करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को, जो चीज़ आई है इवन फॉर एन इंटरिम पीरियड उसको परमानेंट हो जाती है और प्रैक्टिसेस गलत जो है वो ग्राउंड पकड़ जाती हैं। दूसरी बात जो है वो एक सियासी पहलू है इसका। वाई शुड वी गिव दीज पीपल हु आर हमारे मुल्क को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये पब्लिक परसेप्शन क्यों हम इन्हें ऑप्शन दें या अपॉर्चुनिटी दें कि ये क्रिएट करें कि दैट दे आर विक्टिम्स ऑफ इनजस्टिस। हम तभी कहते हैं और वसूख से कहते हैं कि विद इन द रूल ऑफ लॉ आप कॉम्बैट कर सकते हैं टेररिज्म को। आप कानून ऐसे बना सकते हैं जिनमें आप लिमिटेशंस की रिजीम को इस्तेमाल करते हुए सफिशिएंट अपने लिए मीन्स पैदा कर सकते हैं फॉर सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन। ठीक है, मैं समझती हूँ ये आर्बिट्री डिटेंशंस के हवाले से, डिसअपीयरेंसेस, टॉर्चर, क्लैंडस्टीन जो आप डिटेंशन सेंटर्स बना रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट को ओवर और डिसप्रपोर्शनेट पावर्स दे रहे हैं, ये अनजस्टिफाइड है। ये आपकी कॉम्बैटिंग टेररिज्म में, कोई काउंटर टेररिज्म में आपको तकवीयत नहीं देगी, आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगी। कानून सिर्फ नहीं होता कॉम्बैट करने के लिए टेररिज्म से, कानून के साथ साथ बहुत से और मैकेनिज्म्स होते हैं जिनके ऊपर इन्हिसार होता है टेररिज्म को कॉम्बैट करने का। आपने तो विल भी आपके पास नहीं है। आपके मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया एक दिन, राना तनवीर साहब ने, कि फौज पर हमले होंगे तो फिर रिटेलिएशन होगी। क्या वो भूल गए? मतलब कम से कम इतनी सेंसिटिविटी तो हो कि मुंह जुबानी तो सिविलियंस का जिक्र कर दें। पोलियो वर्कर्स मर रहे हैं, ये जो हमारी हजारा कम्युनिटी मर रही है, एनजीओज के लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, उनका जिक्र नहीं करना था? क्या हमारी प्रोटेक्शन नहीं होनी जरूरी है? फौज सबकी प्रोटेक्शन जरूरी, तो फिर उस फोर्स को आपने एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, मैं ये कानून की मेरी दो उस पे ऑब्जेक्शंस हैं। नंबर एक ये कि गैर कानूनी इकदामात की इजाजत देता है, और नंबर दो ये कि हमारी तरफ जो स्टेट की ड्यूटी है प्रोटेक्शन की, उसका कोई उसमें तकवीयत उसको नहीं मिलती। ठीक, सीधा सीधा ये एक मार्शल लॉ है, मैं ये कहूंगी सीधा सीधा ये एक मार्शल लॉ है। अब मार्शल लॉ तो ना कहे ना जी, अगर मार्शल का तो हम ये बात ना कर रहे होते यहाँ पे बैठ के। छोड़ दे दहशतगर्दों के रहमो करम पे मुल्क को छोड़ दे।
दहशतगर्द कितने हैं पूरे छोड़ मुल्क दे में? मुझे दहशतगर्दों के बताएं। दहशतगर्द अगर अभी 10,000 हुकूमत को के नहीं लिए पता चल रहा। ये आप बहरहाल ये 18 करोड़ इस को प्रोग्राम की violate डिबेट कर नहीं है। हिना साहिबा ने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि सियासी इरादा जो है, पॉलिटिकल विल जो है, वो उन्हें मिसिंग नजर आ रही है। वक्त ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शौकत बसरा साहब से पूछेंगे कि ये सियासी विल या पॉलिटिकल विल किस चिड़िया का नाम है। हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद नाजरीन। जो हमारे मेहमान यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल मौजूद नहीं, खाली कवानीन से नहीं आप ये जंग सिर्फ जीत सकते, आपको सियासी विल भी चाहिए, इरादा भी चाहिए। शौकत बसरा साहब, किधर है वो सियासी इरादा? पिछली हुकूमत में भी हमने देखा, इस हुकूमत में भी देख रहे हैं, मेरे ख्याल में सियासी इरादा तो आपने 4.5 माह में जो इतना बड़ा मैंडेट दिया गया था मौजूदा हुक्मरानों को, जिस तरह उन्होंने इसके ऊपर पूरी कौम के साथ मजाक और ढोंग रचाया, वो तो आपने पॉलिटिकल विल वहीं से देख ली। और मैं रिजवाना साहब को ये कहता हूं कि दहशतगर्दी नेशनल इशू है, मेरी और आपकी जात का मसला नहीं है। पूरी कौम एक पेज पे है और मुझे नहीं समझ आता। उन्होंने बना दिया है जी, हुकूमत ने तो पूरी कौम के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। सुन तो ले, देखें ऐसी कानून साजी, बिल्कुल हिना जिलानी साहब सही कह रही थी, ऐसी कानून साजी तो कभी किसी आमर और डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हुई। जिस तरह के काले कवानीन ये ला रहे हैं, कानून तो मौजूद हैं, बात है आपकी पॉलिटिकल विल की, बात है इम्प्लीमेंटेशन की। वो बता देना जी, सियासी विल है क्या, किस चीज का नाम है, वो शॉर्ट है, जरा टाइम बता दें। पहले तो फैसल मैं इस कानून के मुतालिक वो कहते हैं ना, खुद ही मुदई खुद ही मुनसिफ, किसे वकील करूं किससे मुनसफी चाहूं। तो मेरे ख्याल में ये जिस तरह 4.5 माह इन्होंने कौम के साथ झूठ बोला और मुज़ाकरात के नाम पर अभी ये दहशतगर्दी के कानून को फंसा के कौम को एक दूसरी तरफ लगाना चाहते हैं। पॉलिटिकल विल ये है, अगर ये चाहते थे कि दहशतगर्दी के ऊपर कानून साजी करनी है तो ये काला कानून लाने की बजाय, ऑर्डिनेंस लाने की बजाय, आज पार्लियामेंट मौजूद है, मियां साहब को शायद पार्लियामेंट पे यकीन नहीं है, आज तक वजीर ठीक है पार्लियामेंट में जा। शौकत साहब मेरे पास वक्त मुख्तसर है, मैंने आगे भी बात करनी है। मेरी बात सुन ले, मेरी फैसले एक और बात सुन ले। पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी हम करारदाद ले आए हैं और इसको हम सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। ठीक है, आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो तो फिल फॉर इजलास कॉल कीजिए, इसको वहां पे लाइए और मैं आपको वादा करता हूं कि ऐसी कानून साजी जिससे पाकिस्तान के अंदर ठीक है। गुलफराज खान खटक साहब, आपका साथ देंगे। गुलफराज खान खटक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है, वो कहते हैं हम पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। आप क्या कहते हैं? जरा कमेंट्स ब्रीफ दीजिएगा। शकील जी मैं शकील भाई, हमने स्टैंडिंग कमेटी में अपना इख्तिलाफी नोट लिखा है और हम जब पार्लियामेंट में ये जाएगा तो हम इसमें भरपूर इसकी मुखालफत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेंगे। और हम इसको समझते हैं कि गवर्नमेंट की कहीं भी विल नजर नहीं आ रही कि जो लोग इन हालात के जिम्मेदार हैं उनके साथ तो ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये कोई उन्हें बेहतर रास्ता भी तो बताए ना। खटक साहब क्रिटिसिज्म अब तो है, लेकिन कोई रास्ता भी तो बताएं। हिना साहिबा के पास जाते हैं, उन्होंने बात की थी। हिना साहिबा, ये सियासी, भाई मैं आपको एक बात बता दूं ना, तरीका यही है कि कानून साजी जो है, कानून साजी करने से पहले जो पहले कानून मौजूद है उस पे अमल दरामद किया जाए और अपने अगर वहां पे कोई लॉज में अगर कोई कमी पेशी है तो उसको जो है पूरा किया। ठीक है हिना साहिबा, ब्रीफ मुझे, मैं हिना साहिबा के पास जाना चाह रहा हूं। हिना साहिबा, मुझे ब्रीफली बताइएगा, वक्त थोड़ा सा महदूद है, हमें करना क्या है? पार्लियामेंट के अंदर जाके ऑपोजिशन मौजूद है इस कानून की, वहां पे करना है, अदालत में जाके करना है, अगर वहां पे नहीं होता क्या करेंगे? पार्लियामेंट में आए और कंसेंसस क्रिएट करें। देखिए, अब तो ये ऑर्डिनेंस ले आए हैं, इस ऑर्डिनेंस को तो अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन अगर जो परमानेंट एक्ट आना है, ऑर्डिनेंस तो एक टेम्पररी लेजिस्लेशन है ना, तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट जरूर एक महदूद अरसा रखे जिसके अंदर इस पर बहस हो। मैं समझती हूँ कानूनी रिफॉर्म्स की शायद जरूरत जरूर है, और लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि कानून की जो बालादस्ती है उसके अंदर रहकर कवानीन ऐसे बन सकते हैं जो इनफ और सफिशिएंट। वो तमाम सियासी पार्टियां अपना नुक्ता नजर दें, आप वो नुक्ता लाने। मुख्तसर में रिजवाना साहब, जल्दी बसरा साहब की, हमें भी जल्दी है, मुझे बसरा साहब की बात बड़ी पसंद आई कि
5 साल का हिसाब तो दिया नहीं दहशतगर्दी के हवाले से कि क्या कंट्रोल किया उन्होंने, और 4.5 महीने के बारे में उन्होंने बात की। चलो अपोजिशन का काम सिर्फ अपोजिशन करना है तो बिस्मिल्लाह वेलकम। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पार्लियामेंट में आएगा, वी बिलीव इन कलेक्टिव विजडम। पार्लियामेंट में आए, जिन जमातों को एतराज है, जिन जमातों वो को अपने है, वो कलेक्टिव विजडम पे उस पे बेहतरी लाई जा सकती है। आप इनकॉर्पोरेट करेंगे? वी आर ओपन। आमना, ब्रीफ सा कमेंट, खत्म हो गया वक्त। मैं ये कह रही हूँ कि ये मुझे इनकी एमनेस्टी पे इतराज नहीं है, हम भी रास्ता निकालना चाहते हैं, मगर जो सिर्फ इनके अपने रोल्स में हैं 2700 कैदी, आप उनको डिक्लेयर कर दें। ठीक है, 1 सेकंड में डिक्लेयर कर, जिस तरह आपने फौरन तौर पे इम्प्लीमेंट करने का कहा है, तो इसको भी फौरी इम्प्लीमेंट करें ना, ताकि अवाम को कहीं तो फायदा पहुंचे। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कहने की बात यह है, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी मौजूद है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ हमें यह भी ख्याल रखना है कि जो शख्सी आजादी है वो ना कहीं हम आम आदमी से छीन लें। इस कानून से लगता यह है कि बहुत ज्यादा ताकत दे दी गई है और बेजा ताकत का इस्तेमाल भी बेजा होता है। हमारा वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।